इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। इतिहास पर हम जब दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस राजवंश की भी स्थापना होती है उसका एक न एक दिन पतन अवश्य होता है, परंतु मौर्य राजवंश का पतन कुछ तीव्रता से हुआ। अशोक की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष उपरांत यह विशाल साम्राज्य विनाश के गर्त में विलीन हो गया। इसके कुछ विशेष कारण थे, उनमें से कुछ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो पतन का कारण है वो हम देखते हैं केंद्रीय शासन, या इसको अपन समझ सकते हैं कि प्रशासन का केंद्रीकरण, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। अशोक ने अपने पिता व पितामह के साम्राज्य को घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया। इस प्रकार अशोक ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली, परंतु अशोक ने विशाल साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीकरण प्रणाली से चलाया और उसकी मृत्यु के बाद केंद्रीय शासन निर्बल पड़ गया। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज में मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण मौर्य शासन प्रणाली को ही माना है। मौर्य शासन प्रणाली है वो पूर्णतः राजा की योग्यता पर निर्भर थी और अशोक के उत्तराधिकारी अपने अधिकारियों को नियंत्रण में नहीं रख पाए, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन है वो हुआ। तो सबसे पहला कारण जो हमने पढ़ा वो है प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण। दूसरा कारण अशोक द्वारा ब्राह्मण विरोधी नीति अपनाना। यह सही है कि धर्म के क्षेत्र में अशोक सहिष्णु था, तथापि सहानुभूति उसकी सर्वाधिक बौद्ध धर्म से ही थी। उसने ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन धार्मिक कर्मकांडों को प्रतिपादित धार्मिक कर्मकांडों को व्यर्थ बताया और उन पर कठोर आक्षेप किया। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण अशोक के विरोधी हो गए। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने इस धारणा को जन्म दिया है और इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और अंत में एक ब्राह्मण सेनापति ने इसका उन्मूलन कर दिया। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अपनी धारणा के समर्थन में कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। वो इस प्रकार हैं, जैसे 1 नंबर पुष्यमित्र, जिसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। पुष्यमित्र ब्राह्मणों का प्रतिनिधि था जिसने बृहद्रथ का वध किया था। 2 नंबर अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, मांस भक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आदेश उसके ब्राह्मणों के खिलाफ थे, इसलिए पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारण जो बताया है वो बताया है कि अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति है, उसने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। धम्म महामात्रों का जो कार्य था वो विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य बैठाना था, धम्म का प्रचार करना था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांडवाद और पशु बलि इनका भी विरोध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी कारण माना है वो है अशोक की अहिंसा की नीति, या उसको अपन बोल सकते हैं अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। तीसरा कारण है वो प्रोफेसर H.C. रायचौधरी ने बताया है कि अशोक की शांतिवादी नीति। हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण किया। निस्संदेह उसने अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखी। फिर भी इस अहिंसावादी नीति के कारण ही वह कुछ इतिहासकारों द्वारा मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी ठहराया जाता है। प्रोफेसर H.C. रायचौधरी ने अशोक की युद्ध त्याग की नीति और शांति की नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया है। उन्होंने लिखा है कि इस नीति के अपनाने के उपरांत उसने अपने सैनिक साधनों की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। सैनिकों को युद्ध करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, परिणामतः सेना निर्बल हो गई। अगला जो चौथा कारण है वो हम देखते हैं कि संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। डॉक्टर D.D. कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बताया है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, यानी राजकोष का रिक्त हो जाना। उन्होंने बताया है कि अशोक ने अपने समय में किसानों से लिए जाने वाले भूमि कर की मात्रा को बढ़ा दिया और इसके बाद में उन्होंने बौद्ध संघों को इतना दान दिया कि मौर्य साम्राज्य का कोष काफ़ी खाली हो गया। एक बार उसके अमात्यों ने उसकी नीति का विरोध भी किया था।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजकोष रिक्त होने का प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा और इसी को आधार मानकर डी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था। अगला कारण है वो हम देखते हैं प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार। ये जो कारण है वो हमें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उसको दबाने के लिए जब अशोक को भेजा गया तो अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन जब अशोक ने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उसके सामने आया कि वो न तो राजा के विरोधी हैं बल्कि वो प्रांतीय गवर्नरों के विरोधी हैं। प्रांतीय गवर्नर उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे अत्यधिक करों की वसूली करते हैं। तो इस प्रकार दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार भी अवश्य रहा होगा। अगला कारण जैसा कि हम देखते हैं दरबार में गुटबंदी। मालविकाग्निमित्र नामक नाटक जो कालिदास का है उससे स्पष्ट है कि बृहदर्थ के समय में दरबारी दो दलों में विभक्त हो गए थे, यानी कि राज्यसभा में गुटबंदी चल पड़ी थी। गुटबंदी के कारण मंत्रीगण थे वो राष्ट्रहित को भूलकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए थे। तो इस प्रकार देखते हैं कि मालविकाग्निमित्र है वो मौर्य वंश के पतन का एक कारण दरबार में गुटबंदी भी बताता है। इसके बाद हम अगला कारण जैसे देखें तो यातायात के साधनों का अभाव। इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि मौर्यों की शासन प्रणाली थी वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। तो मौर्य नरेशों के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का विस्तार तो पर्याप्त हो गया था, परंतु राजधानी से दूरवर्ती प्रदेशों पर मौर्य नरेश यातायात के साधनों के अभाव में समुचित नियंत्रण नहीं रख सके। पाटलिपुत्र से उत्तरी पश्चिमी प्रांत पर व्यवस्था बनाए रखना एक अति दुर्लभ कार्य था। यही बात कश्मीर और अन्य दूरवर्ती राज्यों के साथ थी। अतः विशाल साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था सफलता से कार्य नहीं कर सकी। इसके बाद हम अगला कारण देखते हैं राजनीतिक एकता का अभाव। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य तो विशाल हो गया था, परंतु उस विशाल साम्राज्य के समस्त राज्यों में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी। इस धारणा का समर्थन करते हुए रोमिला थापर ने लिखा है कि राजनीतिक एकता राज्य के प्रति निष्ठा रखने से उत्पन्न होती है, परंतु भारत में यह निष्ठा सामाजिक व्यवस्था के प्रति थी। इसलिए अशोक की मृत्यु के बाद उसका विभक्त साम्राज्य यवनों का मुकाबला नहीं कर सका और मौर्य वंश है वो अपने विनाश की ओर चल पड़ा। अगले कारण पर हम चर्चा करें तो अगला कारण हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस का भारत पे आक्रमण हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको परास्त कर अपने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखा। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि अशोक ने जब युद्ध के स्थान पे धर्म को अपना लिया तो मौर्य सेना है वो ऐसा बताते हैं कि निर्बल हो गई। जैसा कि डॉक्टर भंडारकर लिखते हैं, अशोक द्वारा विजय की नीति के बजाय धर्म विजय की नीति अपनाने में यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे परिणाम निकले, परंतु राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत खराब परिणाम निकले। सालिसूक मौर्य के शासनकाल में एंटियोकस तृतीय का भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण को सालिसूक झेल नहीं पाया और एक बड़े क्षेत्र पर यवनों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस प्रकार यवनों के आक्रमण ने निर्बल मौर्य साम्राज्य को आसानी से धराशायी कर दिया। अगला कारण हम देखें तो जो है वो है अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को बिंदुसार ने कायम रखा। अशोक ने उसे विस्तृत कर चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, परंतु अशोक के उत्तराधिकारी इतने निर्बल हुए, उनमें इतने आपसी झगड़े आरंभ हो गए कि हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि अशोक के उत्तराधिकारियों में न तो इतनी शक्ति थी और न इतना दृढ़ संकल्प कि साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े होने से बचा सकें। अगला हम देखते हैं करों की अधिकता। ये भी साम्राज्य के पतन के कारणों में हम मान सकते हैं कि कौटिल्य है वो अपने अर्थशास्त्र में इतने करों की व्यवस्था करता है कि जनता कभी विद्रोह का ख्याल ही नहीं कर सकती। अशोक की मृत्यु के उपरांत वह इतने कर देने को तैयार नहीं थी, इस कारण विद्रोह करने की सोचने लगी। साम्राज्य विभाजन। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। पूर्वी भाग का स्वामी दशरथ और पश्चिमी भाग का कुणाल बना। यदि ये विभाजन नहीं होता तो पश्चिमोत्तर से जो यवन आक्रमण हुआ था एंटियोकस तृतीय के नेतृत्व में, उसका सामना किया जा सकता था। इससे मौर्यों
कि अपनी पूर्व सत्ता को कुछ सीमा तक पुनः स्थापित करने का अवसर मिल जाता। अतः इस विभाजन के कारण अशोक का विशाल साम्राज्य सुदृढ़ और संयुक्त नहीं रह सका। जैसा कि हम देखते हैं कि जालोक ने कश्मीर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और वीरसेन ने गंधार में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो ये स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की जो परंपरा चल पड़ी, उसने भी मौर्य साम्राज्य के पतन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम कारण के रूप में हम देखते हैं कि पुष्यमित्र की राज्य क्रांति। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदर्थ का सेनापति था। उसने वृहदर्थ का वध किया था और मौर्य वंश को समाप्त किया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि पुष्यमित्र की क्रांति एक धार्मिक क्रांति थी। उसने ब्राह्मणों के हित के लिए राजा का वध किया, परंतु यह तथ्य से परे है। जैसा कि प्रोफेसर निहार रंजन राय लिखते हैं कि पुष्यमित्र की क्रांति मौर्य शासकों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों के विरुद्ध थी। वह नहीं चाहता था कि मूर्तिकला व स्थापत्य कला में यूनानी कला का अंधानुकरण किया जाए। इस प्रकार हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन में अनेक कारण थे। उनमें जो तात्कालिक कारण अपन मान सकते हैं वो ये था कि अशोक के उत्तराधिकारी निर्बल सिद्ध हुए, और इसके अलावा और भी जो कारण है वो अपन ने सब पढ़े हैं कि जैसे रोमिला थापर बताती हैं अतिशय केंद्रीकृत प्रणाली, और अशोक द्वारा ब्राह्मण नीति विरोधी को अपनाना, ये कारण बताया है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की शांतिवादी नीति को कारण बताया है प्रोफेसर एच.सी. राय चौधरी ने। इसके अलावा संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को कारण बताया है डॉक्टर डी.डी. कोसाम्बी ने। इसके अलावा प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार, ये कारण का उल्लेख है वो दिव्यावदान में होता है। दरबार में गुटबंदी, इसको कारण बताया है मालविकाग्निमित्र नाटक ने। राजनीतिक एकता का अभाव, यातायात के साधनों का अभाव, विदेशी आक्रमण, इसके अलावा साम्राज्य का विभाजन, करों की अधिकता, अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी, और अंतिम कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र की राज्य क्रांति, जिसके द्वारा वृहदर्थ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और शुंग राजवंश की स्थापना हुई।